मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल पर बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी। कारण ये था कि हमें अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है आप लोगों की वीडियो बनाने के लिए। और दोस्तों आप सबको पता है कि आपकी वैकेंसी भी नहीं आई है, तो जितना वीडियो हम अपलोड करते हैं उसमें जितने स्टूडेंट्स हैं वो इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं वीडियो को देखने में। तो हमें लगता है कि अभी आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर भी दोस्तों आपके लिए हम आज के इस वीडियो में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जो एसके झा सर के द्वारा जो कोचिंग में करवाई जाती है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आपको हम करवाने वाले हैं। दोस्तों ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का होगा, इसमें आपको 50% देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जो आपके आने वाले एग्जाम है बीएसपीसीएल और एएलपी टेक्नीशियन, उसमें आपको यहाँ से प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपनी वीडियो में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि एक शुद्ध प्रतिरोधक के पार तात्कालिक वोल्टेज धारा के साथ क्या है। दोस्तों इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। दोस्तों यदि आपको आंसर पता है तो अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप हमें इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही कर पाए हैं अपना स्कोर भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे कि आपको पता चल पाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और कितनी आपको करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा कि एक शुद्ध प्रतिरोधक के पार तात्कालिक वोल्टेज धारा के साथ डैश है, तो अग्रगामी हो गया फेज के बाहर, पश्चगामी या फेज में। तो दोस्तों आपको बता दें जो शुद्ध प्रतिरोधक के तार होते हैं ये तात्कालिक वोल्टेज के साथ जो होते हैं वो फेज में होते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए जब दो प्रत्यावर्ती राशियाँ विद्युत धारा में वोल्टेज साथ साथ बढ़ती घटती हुई एक ही समय पर अपने शिखर मान पर पहुँचती है तो उसे इन फेज कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या होगा, डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि बैटरी चार्जर में प्रयुक्त ट्रांसफार्मर का प्रकार क्या है। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला अपचाई ट्रांसफार्मर, दूसरा है धारा ट्रांसफार्मर, तीसरा उच्चाई ट्रांसफार्मर, चौथा कौन सा स्पंद ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों बैटरी चार्जर में प्रयुक्त ट्रांसफार्मर का प्रकार जो होता है ये क्या होता है, एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है तो अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होगा, इस पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका उपयोग जो होता है वोल्टेज को कम करने के लिए किया जाता है और बैटरी चार्ज करने की विधि में ट्रांसफार्मर बीज दृष्टिकारी परिपथ और अमीटर को नियोजित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन सा समीकरण डीसी जनरेटर के लिए प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ऐसा कौन सा समीकरण है जो डीसी जनरेटर होता है इसके लिए प्रयुक्त होता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ई बराबर यहाँ पे दे रखिए। तो दोस्तों आपको समय ना बर्बाद करते हुए आपको आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, तो आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर है कि एसआई प्रणाली में आवर्ती का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों आवर्ती का सही मतलब क्या होता है, हर्ट्ज होता है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है तो हर्ट्ज क्या होता है, आवर्ती का सही मतलब होता है। तो ऑप्शन ए क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही संबंध बताना है आपको। धारिता बराबर आवेश बटे विभव होता है या धारिता बराबर आवेश इंटू विभव होता है, विभव बराबर आवेश इंटू धारिता होता है, और चौथा कौन सा हो गया, आवेश बराबर धारिता बटे विभव होता है। तो दोस्तों आपको बता दें जो धारिता बराबर क्या होता है, आवेश बटे विभव होता है। जो ऑप्शन में क्या होगा, ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्या न्यूमेरिकल है दोस्तों। कह रहे हैं कि 3 ओम 2 ओम और 5 ओम के क्रमशः 3 प्रतिरोधकों को 12 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी में जोड़ा जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो दोस्तों आपको बता दें जो देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है दोस्तों, ये प्रतिरोध निकालते हैं हम लोग। तो यदि श्रेणी क्रम में रहता है तो इसका प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला होता है आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। तो दोस्तों आपके सामने में जो तीनों प्रतिरोध दे रखा है, देखिए पहला प्रतिरोध कौन सा हो गया आपके पास, तो यहाँ पे देखिए 3 ओम 2 ओम और 5 ओम। ठीक है दोस्तों, तो 3 ओम प्लस 2 ओम प्लस 5 ओम कितना हो गया, टोटल 10 ओम हो गया। ठीक है, तो 10 ओम क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 12 वोल्ट बैटरी दे रखी थी, इसका कोई काम नहीं हुआ। तो दोस्तों ये आपको सिर्फ बहलाने के लिए दिया गया है, इसका कोई यूज यहाँ पे नहीं है। तो ऑप्शन में बी क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों, 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि वह कैसा पदार्थ है जिसके एक परमाणु के 4 कर्षण शक्ति वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा, अतिवाहक, सुपर कंडक्टर, दूसरा विद्युत रोधी इंसुलेटर, तीसरा के पास अर्धवाहक सेमीकंडक्टर और चौथा कौन सा वाहक कंडक्टर। तो दोस्तों एक ऐसा पदार्थ होता है जो 4 कर्षण शक्ति वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो होता है सेमीकंडक्टर होता है। दोस्तों सेमीकंडक्टर उदाहरण जैसे कि जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये सभी क्या होता है, सेमीकंडक्टर होते हैं। इसी में क्या होता है, एक परमाणु के 4 कर्षण शक्ति इसमें मौजूद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वितरण केंद्र से उपभोक्ता तक पहुँचाने वाले
वाली लाइन को क्या कहते हैं? दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। मेन फीडर कहते हैं, दूसरा के पास ट्रांसमिशन फीडर, तीसरा के पास है सर्विस लाइन और चौथा कौन सा है? इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वितरण केंद्र से उपभोक्ता तक पहुंचाने वाली लाइन को क्या कहते हैं आपको बताना है। तो इसे हम लोग सर्विस लाइन कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। CTS वायरिंग प्रणाली में CTS का अर्थ क्या होता है? दोस्तों देखिए यहाँ पे CTS वायरिंग जो होता है हमारा इलेक्ट्रीशियन में, तो उसमें CTS का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन आपके पास केबल प्रकार आच्छादित, दूसरा आपके पास है कोर प्रकार आच्छादित, तीसरा आपके पास है केबल टायर आच्छादित और चौथा कौन सा हो गया? कोर टायर आच्छादित। तो दोस्तों आपको बता दें जो CTS वायरिंग में CTS का अर्थ जो होता है ना, ये होता है आपके पास केबल टायर आच्छादित, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या होगा? सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी हमें बताना है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, अपना स्कोर हमें जरूर बताइएगा। चुंबकीय फ्लक्स का सही मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो देखिए चुंबकीय फ्लक्स का सही मात्रक जो होता है वो क्या होता है? वेबर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी का होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा क्या है? तो दोस्तों विद्युत धारा क्या है? सदिश एक अदिश है। तो दोस्तों आपको बता दें जो विद्युत धारा है ये एक अदिश राशि है, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा, यदि आपको विद्युत क्षेत्र पूछा जाएगा तो यदि विद्युत यहाँ पे क्षेत्र रहता है तो विद्युत क्षेत्र क्या होती है? एक सदिश राशि होती है, ठीक है। लेकिन विद्युत धारा क्या होती है? एक अदिश राशि है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और दोस्तों बात करते हैं विद्युत विभव की, तो विद्युत विभव क्या है? वो भी एक सदिश राशि है, ठीक है। और जबकि विद्युत धारा क्या है? एक अदिश राशि है। तो ऑप्शन में बी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि तापमान बढ़ता है तो अर्धचालकों के प्रतिरोध के साथ क्या हो जाता है? दोस्तों यदि तापमान जो है बढ़ाएंगे तो अर्धचालक के जो प्रतिरोध होगा इसके साथ क्या परिवर्तन होगा ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों जब भी हम तापमान को बढ़ाते हैं तो अर्धचालकों के प्रतिरोध में जो प्रभाव होता है ये क्या होता है? इसका प्रतिरोध जो है वो घट जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन में बी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। दोस्तों क्या होता है कि अर्धचालक में ताप बढ़ने से प्रतिरोध का मान घटता है और चालकता जो होती है इसकी बढ़ जाती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और जो आपको हम बताए थे अर्धचालक का जो उदाहरण है कौन सा? सिलिकॉन हो गया, ठीक है, और जर्मेनियम ये भी क्या होते हैं? अर्धचालक होते हैं। तो ऑप्शन में बी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि शुद्ध प्रेरक में वोल्टता और करंट के बीच फेज अंतर कितना होगा? दोस्तों शुद्ध प्रेरक जो होता है प्योर इंडक्टर, इसमें वोल्टता और करंट के बीच का जो फेज अंतर होता है वो 90 डिग्री लेग के बराबर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में डी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय घरों में एकल फेज आपूर्ति वोल्टेज किस रूप में होती है? देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है। शीर्ष वोल्टेज, दूसरा डीसी वोल्टेज, स्पंदित वोल्टेज और आरएमएस वोल्टेज। तो दोस्तों आपको बता दें भारतीय घरों में जो एकल फेज आपूर्ति वोल्टेज होती है ये क्या होती है? आरएमएस वोल्टेज होती है, ठीक है। तो ऑप्शन में डी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। हवा की किस ऊर्जा का रूपांतरण पवन चक्की करता है? तो दोस्तों जो हवा होती है इसका रूपांतरण जो होता है वो पवन चक्की किस प्रकार की हवा को रूपांतरण पवन चक्की करता है दोस्तों? जिसका आंसर क्या होगा? ये गतिज ऊर्जा को जो है रूपांतरित करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओम नियम लागू नहीं होता है दोस्तों। ओम का नियम जो है वो कहाँ पर लागू नहीं होता है ये आपको बताना है। डीसी सर्किट पर, उच्च विद्युत प्रवाह पर, छोटे प्रतिरोधक पर और चौथा कौन सा? सेमी कंडक्टर पर। तो दोस्तों आपको बता दें जो ओम नियम होता है ये सेमी कंडक्टर यानी अर्धचालक पर लागू नहीं होता है, जबकि डीसी सर्किट, उच्च विद्युत प्रवाह और छोटे प्रतिरोधक पर लागू होता है, जबकि सेमीकंडक्टर पर ये लागू नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप इसमें निम्न में से कौन सा पदार्थ बस बार के लिए उपयुक्त है? इसके करके पास 4 ऑप्शन देखा है। कार्बन, कॉपर, एल्निको और टंगस्टन। तो दोस्तों जो पदार्थ होता है बस बार के लिए उपयुक्त होता है ये कौन सा होता है? कॉपर होता है, ठीक है, जो ऑप्शन में बी में दे रखा है। ऑप्शन बी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोधकों के समांतर जोड़े के सिरों पर विभवांतर होता है, कैसा होता है? तो दोस्तों जो प्रतिरोध होते हैं इसके समांतर जोड़े के जो सिरे पर विभवांतर होते हैं ना ये किस प्रकार के ये होते हैं? ये समान होते हैं। जो प्रतिरोध होते हैं इसके समांतर जोड़े के सिरों पर विभवांतर जो होता है वो क्या होता है? समान होता है। तो ऑप्शन में क्या होगा? ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि 3 फेज 4 वायर सिस्टम का प्रयोग समांतर निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? तो दोस्तों जो 3 फेज 4 वायर जो है ये हमारा सिस्टम का प्रयोग समांतर किसके लिए किया जाता है? तो ये सेकेंडरी वितरण के लिए इसका प्रयोग करते हैं। किसके लिए करते हैं? तो दोस्तों सेकेंडरी वितरण के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन में बी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में प्रत्याकर्षित होने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। चुंबकीय, डाया चुंबकीय, पैरा चुंबकीय और फेरो चुंबकीय। तो दोस्तों चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में प्रत्याकर्षित होने वाला पदार्थ जो होता है ना ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपके पास पैरा चुंबकीय कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन में सी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि सिल्वर रंग का टॉलरेंस कितना होता है? तो दोस्तों जो सिल्वर रंग होता है इसका टॉलरेंस जो होता है +-10% होता है, ठीक है। और दोस्तों बात करते हैं गोल्ड की। यदि गोल्ड के बारे में पूछा जाए कि गोल्ड रंग का जो टॉलरेंस होता है वो कितना होता है? तो दोस्तों ये +-5% के बराबर होता है, ठीक है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा कि सिल्वर रंग का जो टॉलरेंस होता है वो +-10% होता है और जबकि गोल्ड का कितना होता है? +-5% होता है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन है कि बैटरी चार्जर के लिए किस प्रकार के स्रोत की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों जो बैटरी हम लोग चार्ज करते हैं इसमें किस प्रकार की स्रोत होती है ये आपको बताना है। तो दोस्तों बैटरी चार्जिंग में क्या होता है, हम लोग सिर्फ डीसी स्रोत जो होते हैं इसका प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कृत्रिम चुंबक की क्षमता प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा क्या होती है। तो दोस्तों जो कृत्रिम चुंबक होते हैं और जो प्राकृतिक चुंबक होते हैं इसकी अपेक्षा में क्या होता है। तो दोस्तों देखिए आपको बता दें कृत्रिम चुंबक की क्षमता होती है ना प्राकृतिक चुंबक से अधिक होती है, ठीक है। यानी जो प्राकृतिक चुंबक होते हैं जो प्रकृति द्वारा मिलता है इसकी क्षमता कम होती है, इसकी जो पावर अट्रैक्टिंग पावर होता है किसी चीज़ को अपने और खींचने की क्षमता होती है वो बहुत ही कम होती है। जबकि कृत्रिम चुंबक जो हम लोग बनाते हैं खुद से उसका जो पावर होती है अट्रैक्टिंग पावर यानी कि चुंबकत्व जो गुण होता है उसमें सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भंवर धाराओं का दूसरा नाम क्या है। दोस्तों जो भंवर धाराएं होती है इसका दूसरा नाम क्या है आपको बताना है। पहला फोकल्ट धारा, दूसरा कौन सा संकाय धारा, तीसरा आपके पास दोषपूर्ण धारा है और चौथा कौन सा बेरी धारा है। तो दोस्तों भंवर धाराओं का जो दूसरा नाम होता है ये होता है कौन सा फोकल्ट धाराएं होती है, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा ए में इस प्रश्न का राइट आंसर छुपा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर है, एक गॉस बराबर होता है 10⁻⁴ टेस्ला के, 10⁻⁴ टेस्ला के, 10⁻⁶ टेस्ला के और 10⁻⁷ टेस्ला के। तो दोस्तों बता दें एक गॉस जो होता है ना ये 10⁻⁴ टेस्ला के बराबर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या होगा ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जब एक प्रेरक भार जुड़ा होता है तो शक्ति गुणांक क्या होती है। तो दोस्तों देखिए जब भी कोई एक प्रेरक भार जुड़ा होता है तो उसको शक्ति गुणांक जो होती है वो पश्चगामी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कह रहे हैं कि किस प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर विद्युत आधारित अग्नि के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जो एक्सटिंग्विशर होता है जब आप देखे होंगे कहीं पर फैक्ट्री सब में या किसी भी घर में या किसी भी कॉलेज सब में जो होता है मतलब बड़े बड़ी जगह पर जो है एक्सटिंग्विशर फायर एक्सटिंग्विशर लगाया जाता है, यानी कि जो आग लग जाने के बाद उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी रहती है उसको बुझाने के लिए उसका प्रयोग करते हैं हम लोग। तो कह रहे हैं कि किस प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर में विद्युत आधारित अग्नि का के लिए प्रयोग नहीं होता है। यानी विद्युत जो आग लगती है विद्युत से यानी जो विद्युत से आग लगती है उसको बुझाने के लिए किसका प्रयोग नहीं करता है यहाँ भी बता रहा है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपके पास फोम एक्सटिंग्विशर का प्रयोग नहीं करते हैं जबकि हैलोन एक्सटिंग्विशर करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सटिंग्विशर करते हैं, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं जबकि फोम एक्सटिंग्विशर का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों पीवीसी का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है ये क्या होता है पीवीसी का फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि ट्रांसफार्मर तेल की प्राकृतिक मजबूती कितनी अपेक्षित होती है। तो दोस्तों जो ट्रांसफार्मर तेल की प्राकृतिक मजबूती होती है कितनी अपेक्षित होती है ये बताना है आपको। तो इसका आंसर क्या होगा 33 किलो वोल्ट होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि तार के इंसुलेशन कवर की मोटाई किसके मान पर निर्भर करता है। तो दोस्तों जो तार की मोटाई होती है वो किसके मान पर निर्भर करता है ये आपको बताना है। दोस्तों ये वोल्टेज के मान पर निर्भर करता है, ठीक है। ऑप्शन में क्या होगा ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि तार के इंसुलेशन यानी कवर की मोटाई होती है वह वोल्टेज के मान पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि प्राथमिक सेल की अपेक्षा द्वितीयक सेल का विद्युत वाहक बल होता है। तो दोस्तों प्राथमिक सेल की अपेक्षा द्वितीय सेल का जो विद्युत वाहक बल होती है यानी EMF जो होता है ये क्या होती है अधिक होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि प्राथमिक सेल की अपेक्षा द्वितीय सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है वो अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है निम्नलिखित में से किस मीटर को विद्युत रोधन परीक्षण माना जाता है। तो दोस्तों कौन सा ऐसा मीटर है जिसको विद्युत रोधन परीक्षण माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आवर्ती मीटर को मतलब विद्युत रोधन परीक्षण मापा माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है स्थैतिक विद्युत वाहक बल का मान निर्भर करता है किस पर निर्भर करता है। कॉइल के प्रतिरोध पर, फ्लक्स के मान पर, फ्लक्स परिवर्तन की दर पर और चालक के आकार पर। तो दोस्तों स्थैतिक विद्युत वाहक बल जो होता है ना इसका मान जो निर्भर करता है ये फ्लक्स परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि पीतल किसका मिश्रण होता है। दोस्तों आप सबको पता होगा कि पीतल जो होता है ये तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर ए में गिवन है तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या होता है। दोस्तों जो विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाते हैं इसका काम क्या होता है। तो इसमें अति भार तथा लघुपथन की स्थिति में परिपथ को तोड़ना ये इससे यानी कि ये दोस्तों यदि सबसे ज़्यादा वोल्टेज आ जाता है तो जो हमारे घर में जितने उपकरण लगे होते हैं तो विद्युत फ्यूज जो होता है जिसमें लगाया जाता है उसको बचाने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है निम्नलिखित में से कौन सा एक रिचार्जेबल शुष्क सेल नहीं है। तो दोस्तों कौन सा एक रिचार्जेबल जो शुष्क सेल नहीं है। क्षारीय, निकेल कैडमियम, निकेल धातु हाइड्रोक्साइड और लिथियम आयन। तो दोस्तों आपको बता दें जो क्षारीय होता है ना ये रिचार्जेबल शुष्क सेल नहीं होता जबकि निकेल
कैडमियम होता है, निकेल धातु हाइड्रोक्साइड होता है, लिथियम आयन जो होता है, ये सभी क्या होते हैं, रिचार्जेबल शुष्क सेल होते हैं। कह रहे हैं कि एक 10 ओम वाला प्रतिरोधक 100 वोल्ट डीसी स्रोत से जुड़ा हुआ है तो परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा। दोस्तों आपने पढ़ा होगा I बराबर भी आर होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको 10 ओम दे रखा है तो आप यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दीजिए 10, और उसके बाद वोल्ट की मान दे रखा है हमारे पास 10, तो हमको क्या निकालना है, तो धारा का मान निकालना है यहाँ पे 100 वोल्ट। एक सेकेंड दोस्तों, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे ये फॉर्मूला थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे आप ऐसे देखिए दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है V बराबर आई आर, ठीक है। क्या होता है, V बराबर आई आर होता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, V का वैल्यू आपके पास तो 100 वोल्ट दे रखा है, तो 100 यहाँ पे लिखेंगे, और I का मान कितना दे रखा है आपके पास, तो I का मान जो दोस्तों दे रखा है आपके पास, I का मान हमको निकालना है, और I की वैल्यू हमारे पास देखते हैं 10 ओम दे रखा है, ठीक है। यहाँ से आप इसको कट करते हैं तो आपके पास क्या होता है, 10 एम्पियर जो है आपका आंसर यहाँ पे निकल कर आता है। तो 10 एम्पियर क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन में ए, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर है कि कुछ परिस्थितियों में मानव शरीर का ताप प्रतिरोध कितना होना चाहिए। दोस्तों 1 लाख ओम जितना उच्च हो सकता है। कुछ परिस्थितियों में जो मानव शरीर का प्रतिरोध होता है वो 1 लाख उच्च ओम जितना उच्च हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि कौन सी होती है, सिल्वेस्टर विधि, सैफर विधि, मुंह से मुंह में सांस देना, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कृत्रिम सांस क्रिया की जो सरलतम विधि होती है वो मुंह से मुंह में सांस देना, इसकी सरलतम विधि होती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। समांतर संयोजन में कुल प्रतिरोध कितना होता है। दोस्तों समांतर संयोजन में जो कुल प्रतिरोध होता है ना, ये क्या होता है, घटता है। समांतर संयोजन में कुल प्रतिरोध होता है क्या होता है, घटता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं 40 क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यदि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत अच्छे ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है। दोस्तों बहुत अच्छे ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है 95 से 99% तक होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। वह बल जो विद्युत को चलाता है क्या कहलाता है, वह बल जो विद्युत को चलाता है उसे क्या बोलते हैं। तो दोस्तों उसे बोलते हैं विद्युत वाहक बल। वह बल जो विद्युत को चलाता है उसे क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाने वाला आग बुझाने वाला यंत्र कौन सा होता है। तो विद्युत तारों आग लगे बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अग्निशामक हैलोजन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ये कार्बन टेट्राक्लोराइड युक्त का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन देखिए 44वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर है, कह रहे कि एक आदर्श DC जनित्र वह है जिसमें वोल्टेज रेगुलेशन डैश होता है। दोस्तों एक आदर्श DC जनित्र वह होता है जिसमें वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है वो क्या होती है, शून्य होती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन से संकेत नीली पृष्ठभूमि ब्लू बैकग्राउंड पर सफ़ेद संकेत द्वारा वृत्त के आकार के बने होते हैं। तो दोस्तों इसे क्या कहते हैं, उसे अनिवार्य संकेत कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। 10 एम्पियर की धारा 10 वोल्ट के प्रतिरोध के माध्यम से प्रवाहित होती है तो अपव्यय हुई शक्ति कितनी होगी। दोस्तों शक्ति बराबर P बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आर होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको क्या निकालना है, शक्ति निकालना है। और आई की वैल्यू हमारे पास दे रखा है, कितना दे रखा है हमारे पास 10 एम्पियर देखा है। 10 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, और आर की वैल्यू हमारे पास कितना है 10 दे रखा है। तो दोस्तों आपको पता है कि 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, और यहाँ पे 100 करेंगे गुना 10 कितना हो जाएगा 1000, यानी कि 1000 दोस्तों वाट क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों, प्राइमरी बैटरी में क्या होता है। दोस्तों प्राइमरी बैटरी में जो होता है ना, ये क्या होती है, रासायनिक क्रिया उत्क्रमित नहीं होती है। जो प्राइमरी बैटरी होती है इसमें क्या होती है, रासायनिक क्रिया उत्क्रमित नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्युतीय आयन के तापमान नियंत्रण डैश का उपयोग किया जाता है। एक विद्युतीय आयन के तापमान नियंत्रण किसका प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इसमें करते हैं थर्मिस्टर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है। दोस्तों विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई जो है ये किलोवाट घंटा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि ट्रांसफार्मर तब अधिकतम दक्षता प्रदान करेगा जब क्या होगा। दोस्तों जो ट्रांसफार्मर है तब अधिकतम दक्षता प्राप्त करेगा जब ताम्र हानि और लो हानि बराबर होंगे, तब ट्रांसफार्मर जो है ये अधिकतम दक्षता प्रदान करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आपके लिए इस वीडियो में कुल 50 प्रश्नों को बताए हैं। और दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने कुल 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न को आप सही कर पाए हैं। और इसलिए आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।